हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगतिशील क्लासेस। कैसे हैं आप सब? और अच्छे होंगे, होप सो अच्छे होंगे। और आज का लेक्चर जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 3 है। मगर मैं लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगी कि आप लोग इतने ज्यादा इनएक्टिव क्यों हुए हो। क्लास 9 आप लोग तो बहुत एक्टिव थे, लेकिन बहुत इनएक्टिव अभी आप लोग दिखा रहे हो। ना ही लोगों ने वीडियो देखा है, बहुत बच्चे ने अभी तक तो वीडियो भी नहीं देखा है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हैं कि ये ऑफलाइन क्लास की तरह ही है, जैसे हम लोग रेगुलर क्लास में क्लास ले रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से। सिर्फ सिचुएशन इस तरह अभी हुआ है कि हम कोचिंग आकर के मिल नहीं सकते हैं, इस वजह से आपके लिए ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है ना। तो और दूसरी बात ये कि आप लोग यहाँ पे भी इतना लेजीनेस दिखा रहे हो कि मेरे क्वेश्चंस का भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो। ना ही कमेंट में कोई रिप्लाई आ रहा है, और ना ही जो मैंने लेक्चर में क्वेश्चंस दिया था बनाने के लिए, उस क्वेश्चंस को भी किसी बच्चे ने भी अभी तक मुझे व्हाट्सएप पे नहीं दिखाया है। आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वेश्चंस बनाने के बाद, यू हैव टू क्लिक द फोटो ऑफ दैट क्वेश्चन एंड सेंड इट टू माई व्हाट्सएप, ठीक है ना। ये जरूर से करना है। अब शुरू का लेक्चर है, अभी मैं उतना ज्यादा शायद आप लोगों को आइडिया नहीं लग रहा होगा। एक और बात, अगर आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर देखने में माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से बहुत कुछ अवेलेबल होता है। यूट्यूब में लेक्चर के नाम पे इंसान खोलता है और लेक्चर ही नहीं देख के सब कुछ देख रहा होता है। तो ऐसे सिनेरियो में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड कर लो। सेक्शन में आता है ना डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड कर दो, देन स्विच ऑफ योर डेटा को स्विच ऑफ करो एंड देन नॉर्मली वीडियो की तरह जैसे देखते हो वैसे देखो। क्लियर हुआ ना? चलो, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस रिवीजन करवा देती हूँ, ताकि हमें याद आ जाए कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक चीज कि वाई सेल डिवाइड, है ना। सेल आखिर डिवाइड क्यों करता है? तो मैंने इसका एक बहुत ही इजी सा रीजन दिया था कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा। अब आप लोग 9 के बच्चे हो तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में तो अच्छे से पता होगा, व्हाट इज सरफेस एरिया एंड व्हाट इज वॉल्यूम। तो कहने का मतलब है जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा सेल के अंदर न्यूट्रिएंट जाएगा। अब सेल को अलाइव रहने के लिए भी तो न्यूट्रिएंट की जरूरत है, फूड की जरूरत है। अब सेल को अगर फूड ही नहीं मिलेगा तो क्या सेल सरवाइव कर पाएगा? सेल सरवाइव नहीं कर पाएगा। यानी सेल को सरवाइव करने के लिए भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा सेल को उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल पाएगा, और उतना ज्यादा मतलब उसके लिए फूड अवेलेबल हो पाएगा। और जितना ज्यादा फूड अवेलेबल होगा सेल का साइज धीरे 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 बड़ा होते चला जाएगा, राइट। अब जैसे जैसे सेल का साइज बड़ा हो रहा है, मतलब कि उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। अब जब वॉल्यूम बढ़ता है तो सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो न्यूट्रिएंट अंदर कम जाने लगेगा, और जब न्यूट्रिएंट कम जाएगा मतलब कि सेल को जो फूड कम मिलेगा, यानी सेल को सरवाइव करने में मुश्किल होगा, है ना। तो सेल क्या करता है, एक जब एप्रोप्रिएट साइज हो जाता है, जब उसको ये रियलाइज होने लगता है कि मेरे बॉडी के मतलब मेरे अंदर न्यूट्रिएंट कम आ रहा है, तो इट डिसाइड टू डिवाइड, है ना। फिर वो सेल क्या करता है, 2 इन नंबर में हो जाता है। अब जब कोई चीज बड़ा से फिर 2 में बढ़ जाएगा तो अगेन 2 छोटा छोटा हो जाएगा, फिर अगेन उसका सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम अगेन कम हो जाएगा, एंड देन फिर दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, है ना। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते चला जाता है। और एक बात और, कोई भी नॉर्मल सेल, देखो सेल 2 प्रकार का होता है ना। एक वो जो नॉर्मल सेल है और एक वो जो कैंसरस सेल होता है। तो एक मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल सेल होता है, जो आपका हेल्दी सेल हो रहा होता है, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही डिवाइड करता है। लेट अस सपोज 5 बार डिवाइड करेगा, उसके बाद बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। 6 बार डिवाइड करेगा, उसके बाद बॉडी उसको खत्म कर देता है। लेकिन जो कैंसरस सेल होता है वो अनलिमिटेड टाइम कंटिन्यू इट डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड, है ना। तो ये प्रॉपर्टी होती है कैंसरस और नॉर्मल सेल के का, और ये एक डिफरेंस भी है बिटवीन कैंसरस सेल एंड बिटवीन नॉर्मल सेल। कोई भी नॉर्मल सेल एक लिमिटेड टाइम के लिए ही डिवाइड करता है, लिमिटेड नंबर में ही डिवाइड कर पाता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, होप सो आपको नहीं प्रॉब्लम हुआ होगा ये यहाँ तक। और हाँ, हमने ये भी बात जो किया था, सेल अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो आपको एक क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में देना है, और सारे बच्चों को कह रही हूँ देना है तो मतलब देना है, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन है कि
कि सेल थ्योरी को किस साइंटिस्ट ने दिया था और कब दिया था। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव सेल थ्योरी एंड व्हेन, ठीक है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, राइट। और आपका तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा सेल, लार्जेस्ट सेल कौन सा सेल होता है। मैं रिपीट कर रही हूं, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव सेल थ्योरी, हु गेव सेल थ्योरी। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर लिविंग सेल। और आपका तीसरा क्वेश्चन है लार्जेस्ट सेल के बारे में बताना है, लार्जेस्ट सेल के बारे में बताना, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल कौन होता है, ठीक है। और आपका चौथा क्वेश्चन है 1, 2, 3 और 4। आपका फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई नर्व सेल इज लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट में टाइप करने में प्रॉब्लम होगा तो इसको कॉपी में लिखोगे और फोटो खींच करके मुझे व्हाट्सएप पे दिखाओगे, ठीक है ना। चलो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोट करो, मैं इरेज कर रही हूं। जब हम लोग सेल पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें देखने का भी दिल चाहेगा कि वो सेल कैसा होता है, बट अभी तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी। हाँ, लेकिन एक इमेजिनेशन करवा सकती हूँ कि आखिर सेल कैसा होता होगा। किसी भी चीज को देखो, बायोलॉजी तब तक बोरिंग है जब तक कि आप उसको इमेजिन नहीं कीजिएगा। कोई भी चीज एक क्यूरियोसिटी होता है ना कि मैं ये जो चीज पढ़ रहा हूँ आखिर वो दिखता कैसा होगा, राइट। तो बहुत बच्चे कहते हैं बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है, याद नहीं होता है, एग्जाम्पल्स नहीं याद होता है। तो सबसे इजी चीज है, आप जो भी पढ़ो उसको, आज तो इतना अच्छा मीडियम हो गया है कि हमारे पास गूगल अवेलेबल है, हमारे पास यूट्यूब अवेलेबल है। तो आप जो भी चीज पढ़ो उसको ट्राई टू इमेजिन, है ना। उसको अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे तो फोटो देखने की कोशिश करो, गूगल पे सर्च करके फोटो। तो एक बार अगर आप फोटो देख लोगे ना तो दिमाग में वो एकदम स्टक हो जाएगा, फिर वो आपको निकलने में मुश्किल होगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो जब हम लोग बार बार सेल के बारे में, आज हम लोग 2 लेक्चर के बाद आज जब हमारा 3rd लेक्चर है, तो हम चाहेंगे ना कि जानने के लिए कि वो जो सेल होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट वन, वो काम कैसे करता है, ये सारी चीजें जानने की क्यूरियोसिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये भी एक रीजन है कि ये हमारा बेसिक यूनिट है, हम इसी चीज से बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर तो ये होना चाहिए कि हम उसको स्ट्रक्चर को जाने। तो अब आज हम लोग इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। अब ये एक बात समझो, कोई भी सेल, किसी भी प्रकार का सेल हो दुनिया में, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बहुत डाइवर्सिटी है सेल में भी। तो कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार का सेल हो उसमें 3 चीज होना ही होना है। वो 3 चीज अगर नहीं होगा तो उसको हम सेल कंसिडर करेंगे ही नहीं। मतलब देयर आर 3 कंपोनेंट जिसको हम बिल्कुल बेसिक मानते हैं कि ये तो 3 होगा ही होगा। इसके अलावा एडिशनल बहुत चीजें होंगी मगर ये 3 चीज हर सेल में होगा। और एक और बात मैं बता दूं, चूंकि सेल सबका बेसिक यूनिट होता है तो जाहिर सी बात है सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, लेकिन चूंकि सेल में इतनी डाइवर्सिटी होती है, दुनिया में इतनी डाइवर्सिटी है, तो सेल भी जो होते हैं ना वो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उसके अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनल है। अब जैसे एक एग्जांपल दे दूं, जो हरा पत्ता होता है वो हरा हरा दिखता है, हमारे अंदर वो हरा हरा, हम हरे हरे तो नहीं दिखते हैं, राइट। तो कुछ तो रीजन होगी उस हरे पत्ते में क्या होता है। तो वहां पे बात आती है कि सेल के अंदर प्लास्टिड होता है और वो प्लास्टिड के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट नाम का एक प्लास्टिड होता है जिसके पास क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, राइट। अब ये प्लास्टिड ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में नहीं होता है, लेकिन क्या अगर हम ऐसा कहेंगे कि जिसके अंदर प्लास्टिड होगा वही सेल होगा? नहीं, ये क्राइटेरिया बिल्कुल गलत है। तो मतलब कहने का कि सेल को अगर हमें डिफाइन करना है तो मेनली हमें 3 कंपोनेंट के बेसिस पे डिफाइन करते हैं एंड द 3 कंपोनेंट इज, 1 इज जेनेटिक मटेरियल। कोई सा भी सेल होगा उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा ही होगा। हाँ, ये अलग सी बात है कि उस जेनेटिक मटेरियल को हम एडवांस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस का नाम देते हैं और जो
जो बिल्कुल लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें हम कहते हैं कि देयर इज नो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द लोअर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या लोअर टाइप ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, हम ये कह सकते हैं। यानी तो मैं न्यूक्लियस लिख भी सकते हो और ये भी कह सकते हो कि न्यूक्लियस के बदले जेनेटिक मटेरियल, मतलब देयर मस्ट बी जेनेटिक मटेरियल। पहला पॉइंट तो समझ में आया कि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का होना बहुत जरूरी है। अगर सेल है तो जेनेटिक मटेरियल होगा। दूसरा, अगर सेल है तो उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। अगर सेल है तो उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही होगा। और तीसरा, अगर सेल है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा ही होगा। कोई सा भी सेल हो, चाहे वो एक बैक्टीरिया के सेल के बारे में हम बात करें, चाहे वो हम एक बड़े से ह्यूमन बीइंग या एलिफेंट के बारे में या कोई प्लांट के बारे में बात करें, कोई सा भी सेल हो उसमें ये तीन चीज होगा ही होगा। हाँ, बुक में ये जेनेटिक मटेरियल की जगह न्यूक्लियस दिखाता है, तो ये मैं न्यूक्लियस इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे कि जो सिंपलेस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है ना, तो मैं एक सिंप्लीफाई करने के लिए कह रही हूँ कि देयर इज जेनेटिक मटेरियल। हमने इजीली कह दिया कि जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इतनी तक तो बात क्लियर हो गई। सो हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल एंड राइट डाउन। चलो राइट डाउन एक नया डेफिनेशन। एक तो हमने पढ़ा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये चीज तो अब तक हमने पढ़ा, लेकिन एक और डेफिनेशन है, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज्यादा क्लासिफाई करता है सेल को। मतलब कि अगर इस डेफिनेशन को हम याद करेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या चीजें होती है, ये चीज इस डेफिनेशन से समझ में आता है। सो राइट डाउन ए सेल इज अ टाइनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब कहोगे मैम ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, अभी दिमाग मत लगाओ, सिर्फ लिखो मैं जो कह रही हूँ, लिखो अ सेल इज अ टाइनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज सराउंडेड बाय, चलो आई एम इरेजिंग इट, मिटा रही हूँ उसको। So write down a cell is a tiny mass of protoplasm which is surrounded by a membrane and is capable of performing all functions of life। ठीक है, ये लिख लोगे ना आप लोग। चलो एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। A cell is a tiny mass of protoplasm which is surrounded by a membrane and is capable of performing all functions of life। एक बात देखो, अगर हम एक बेसिक यूनिट पे बात करें, क्या टिश्यू एग्जैक्ट में एग्जिस्ट करता है? मतलब टिश्यू एग्जैक्ट एग्जिस्ट करने का मतलब कि मैं समझाऊं अगर ऐसा कि अगर एक परिवार है, ठीक है, तो परिवार किसको कहते हैं? अ कलेक्शन ऑफ मेंबर लिविंग टुगेदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। तो अगर एक हम क्या कहते, परिवार है क्या? अ ग्रुप ऑफ पीपल ना। क्या परिवार कोई नया स्पीशीज का नाम है? नहीं ना, हमने कलेक्शन ऑफ पीपल को परिवार कह दिया। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि व्हाट एग्जैक्टली या व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट, असल में एग्जिस्ट क्या करता है, किसी भी बेसिस पे हम बात करें, किसी भी ऑर्गन लेवल पे बात करें या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे बात करें या सेल लेवल पे बात करें या टिश्यू लेवल पे बात करें, किसी भी लेवल पे अगर हम बात करें और अगर हम एग्जैक्ट सोचें कि एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें पता चलेगा एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है सेल। ठीक है, और वही सेल के ही ग्रुप को हमने टिश्यू कहा और टिश्यू के ही ग्रुप को हमने क्या कह दिया? हमने कहा ऑर्गन, है ना, या फिर प्लांट में हमने कहा टिश्यू सिस्टम। समझ में आ रहा है ना? तो एक्चुअल में एग्जिस्ट क्या कौन कर रहा है? सेल एग्जिस्ट कर रहा है। यानी बॉडी में कोई भी काम करना हो, कोई सा भी काम करना हो, चाहे वो ऑर्गन काम कर रहा हो, चाहे वो टिश्यू काम कर रहा हो, चाहे वो ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा हो, जरा सोचो उस ऑर्गन सिस्टम में कौन काम कर रहा है, तो हमें पता चलेगा, या उस टिश्यू सिस्टम में कौन काम कर रहा है, या उस ऑर्गन में कौन काम कर रहा है, या उस टिश्यू में कौन काम कर रहा है। जब इतना सोचोगे तो तुम बिल्कुल बेसिक यूनिट पे पहुंचोगे कि कोई सा भी सिस्टम पे बात कर ले, हर का बेसिक यूनिट क्या है? सेल है ना। हर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेल। यानी
काम जो भी हो रहा है वो काम सेल के थ्रू ही हो रहा है। इसीलिए मैंने लास्ट पॉइंट करवाया, परफॉर्मिंग ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ। चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात हो तो वहां पे सेल्स वैसे अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं एंड मॉडिफाइड कर करके एक नया टाइप का सिस्टम बनाते हैं एंड दैट सिस्टम इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। काम किसने किया? सेल ने ही काम किया। उस कलेक्शन ऑफ सेल को वहां हमने कहा ऑर्गन सिस्टम, और वहां पे हमने उस ऑर्गन सिस्टम को नाम दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखे लिखो। एक नेक्स्ट पॉइंट, ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंप्लीट हो गया। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ऐसे करके लिखो इट इज फॉर्म्ड ऑफ मेनली थ्री पार्ट्स। इट इज फॉर्म्ड ऑफ मेनली थ्री पार्ट। पॉइंट नंबर 1 देना, लिखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। एक बात सुनो, किताब में कहीं पे लिखा रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कहीं पे लिखा रहेगा सेल मेम्ब्रेन। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। क्या ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है? क्या ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है? तो आई मस्ट टेल यू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं पे लिखा हो या सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ हो, दोनों का दोनों स्ट्रक्चर जो होता है वो एक को ही कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन एक ही नाम है। क्लियर हो गया? सो राइट डाउन द पॉइंट नंबर 1 इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। लिख लेना इस प्रकार से। नेक्स्ट लिखो न्यूक्लियस। 2 नंबर देकर के लिखो, नंबर 1 नंबर 2 लिखो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को एकदम क्लासिफाई करना है तो लिखो जेनेटिक मटेरियल। एंड पॉइंट नंबर 3 में लिखो साइटोप्लाज्म। अब एक चीज देखो, जिस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया, ये दो स्ट्रक्चर एक ही, मतलब ये दो नाम एक ही स्ट्रक्चर को है, उसी तरह से एक नाम है साइटोप्लाज्म। और यहां तक हो गया होगा और मैं इरेज कर रही हूं। देखो यहां तक तो मैंने बता दिया। एक बात ध्यान दो, एक जो नाम है साइटोप्लाज्म और एक नाम, इसी तरह से एक और नाम है जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें भी कंफ्यूजन, तो अब लोगों को समझ में आता है क्या सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस तरह से एक ही स्ट्रक्चर है, क्या साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म भी एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही चीज का नाम दिया गया है? तो यहाँ पे आता है डिफरेंस, है ना? यहाँ पे आता है डिफरेंस। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म ये दोनों के दोनों अलग स्ट्रक्चर है। क्लियर हो रहा है? अब क्या अलग स्ट्रक्चर है, एक चीज देखो, अगर हमको प्रोटोप्लाज्म बताना हो, प्रोटोप्लाज्म है क्या, अभी सिर्फ लिखते जाओ, नहीं अगर समझ में आएगा ना तो नो नीड टू बी वरी, मैं बता रही हूं, ठीक है? मतलब प्रोटोप्लाज्म जो स्ट्रक्चर है उसका मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। मतलब साइटोप्लाज्म को हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। अभी भी नहीं समझ में आया, मान लेते हैं, अब बनाते हैं, मैं बनाती हूँ एक स्ट्रक्चर। ये मान लेते हैं ये सेल, ठीक है? इसमें देखो क्या 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 बता रही हूँ, इसको समझ लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हमने कहा या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसका जो बीच वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। और ये वाला जो स्ट्रक्चर, मतलब जो भी इसके अंदर जो भी फिल हुआ हुआ लिक्विड सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल और दैट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, इसको हमने कहा साइटोप्लाज्म। जो भी फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल और दैट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, इसको हमने नाम दिया साइटोप्लाज्म। ठीक है? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग कर दो। मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी सब्सटेंस है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है, ये साइटोप्लाज्म प्लस ये न्यूक्लियस, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म।
और अगर न्यूक्लियस को भी हटा दे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हटा दे, सिर्फ ये जो फिलअप सब्सटेंस है इसको मैंने कहा साइटोप्लाज्म। क्लियर हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन? ये क्लियर हो गया? जो साइटोप्लाज्म है वो सिर्फ फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल और वो सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन है। और अगर न्यूक्लियस को भी हम साइटोप्लाज्म में जोड़ दें, मतलब सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को अलग कर, सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं सबको मैंने क्या बताया, सबका सब है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो इरेज करती हूँ। चलो आगे का टॉपिक मैं शुरू करने से पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ और वो क्वेश्चन है, थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि जितने भी बच्चे लेक्चर जो देख रहे हैं और जो फॉलो कर रहे हैं इस चैनल को, उसको मैं सजेस्ट करूंगी कि नया टॉपिक शुरू करने से पहले, मतलब जो मेन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ उसको जरूर से बनाओ। एंड दैट क्वेश्चन इज ड्रॉ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ड्रॉ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब ये कहोगे मैम इतना ये मुश्किल क्यों दे रही हूँ? ये इसलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होता है ये एग्जाम में जनरली आता है, तो बहुत अगर अच्छे से नहीं बनाना है तो कम से कम एक रफ डायग्राम तो बना लेना, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आए तो वो छूटे नहीं, है ना। एक कम से कम आइडिया हो जाए कि किस प्रकार का प्लांट सेल होता है, किस प्रकार का एनिमल सेल होता है, ताकि आपको हैबिट हो जाए एक बार ड्रॉ करने के लिए। सो यू ऑल हैव अ क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज ड्रॉ प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी मैंने बताया कोई भी सेल हो उसके अंदर तीन चीज होता है, एक तो हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है, और एक को मैंने कहा न्यूक्लियस और एक को मैंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया था कि ये मान लेते हैं स्ट्रक्चर है, इसके बीच में न्यूक्लियस है और इसको मैंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको मैंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको मैंने कहा न्यूक्लियस और इसको मैंने कहा साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैम आखिर ये क्या चीज है जो हर सेल में प्रेजेंट होता है? अभी आपने बताया कि प्लास्टिड हर सेल में प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन आखिर ये तीन चीज में आखिर ऐसा इन तीनों चीज का काम क्या है जिसको जो हर सेल में रहना ज्यादा जरूरी है? तो एक बात समझ लो कि कोई सा भी सेल हो, बाउंड्री तो चाहिए ना। अगर बाउंड्री ही नहीं रहेगा तो हम कैसे बता सकते हैं कि कहाँ से सेल शुरू हुआ, कहाँ पे सेल खत्म हुआ? ये सेल का इनर लाइनिंग ही नहीं रहेगा तो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होगी वो हमें कैसे पता चलेगा? जैसे एक बात बता दो, मेरा एक घर है, आप सबका भी एक घर होगा जहाँ भी आप लोग रह रहे होंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि मेरा एक घर है, मैं रास्ते से चलते चली आ रही हूँ और मैंने कहा कि देखो जो सामने वाला घर है ना वो मेरा वाला घर है। मैंने कैसे पहचाना? मैंने पहचाना कि वो जो बाउंड्री है, जो ईंट से बना हुआ है, फला कलर का जो पेंट हुआ हुआ है, वो जो कलर है वो मेरा घर है। एक बाउंड्री था तब ना मैंने कहा कि वो वाला घर मेरा घर है। इस तरह का एक बाउंड्री लगा हुआ होगा तब मैंने दूर से पहचान लिया कि वो जो घर है ना वो मेरा घर है। बाउंड्री था तब। अब समझ लो मैं एक जमीन में रह रही हूँ, कोई बाउंड्री नहीं, कहीं पे कुछ नहीं है, एक बड़ा सा मैदान है और मैं दूर से कहती चली आऊं देखो वो मेरा घर है। कहाँ पे मेरा घर? क्या कोई बाउंड्री डिसाइड हुआ कि कहाँ से मेरा घर शुरू हुआ, कहाँ पे मेरा घर खत्म हुआ? ऐसा तो कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं हो पाया। तो आपको अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। अब मान लेते हैं मेरा जो ईंट से बना हुआ जो घर है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो जितनी भी चीजें हैं उस मेम्ब्रेन के अंदर है, मतलब उस ईंट के अंदर है। तो मैंने कहा ये जो घर है ना ये मेरा घर है, इसके अंदर ये जो डाइनिंग टेबल है ये मेरा है, ये जो टेलीविजन है ये मेरा है, एंड एवरीथिंग इज माइन। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि मैं एक बड़े से मैदान में अपना सारा चीज छोड़ दूं, अपनी सारी बुक्स एंड अपनी सारे जितने भी मेरे घर के एसेसरीज है सब चीज को मैं अपने घर में ऐसे ही छोड़ दूं। कुछ बाउंड्री समझ में आएगा क्या मेरा? इसी तरह से मेरे घर के पड़ोस वाले घर का भी वैसे ही कोई बाउंड्री नहीं है। तो कौन मेरा कौन उनका कुछ समझ में आ पाएगा? नहीं। तो इस चीज को एक होने के लिए, हर चीज की अपनी आइडेंटिटी होने के लिए एक बाउंड्री का होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो रहा है ना? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ? तो ऐसा करो जहां पे ये 3 पॉइंट मैंने लिखवाया है वहां पे क्या करो कि डैश दे दे के एकदम
सिंपल सा चीज करो, एकदम सिंपल सिंपल सा लिखते चले जाओ, ताकि फटाक से अगर दिमाग में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो समझ में आए कि हाँ इट कवर या इट सराउंड अ सेल, सेल को सराउंड करने में मदद करता है। अब आए न्यूक्लियस, तो उसका क्या काम है, अगर साइटोप्लाज्म उसका क्या काम है, ये सारी चीजें एक बिल्कुल शॉर्ट में वन वर्ड में लिखते चले जाओ। चलो ठीक है, सो राइट डाउन अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है, लिखो वन लाइन, ओनली वन लाइन। जब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुरू करूंगी फिर मैं इसको फिर से पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं जो वन लाइन लिखवा रही हूँ तो वन लाइन लिखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज यूज फॉर इट्स सेपरेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये ऐसे लिखो, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, लिखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प, अगर वहां पे लाइन नहीं है तो अगले पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना, हेल्प फॉर किसको, सेल को, फॉर इट्स सेपरेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, क्लियर, ये हो गया। अब दूसरा आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डन, चलो अब दूसरा आता है न्यूक्लियस। अब देखो मेरा घर है, मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, मम्मी है, पापा है, मैं हूँ, भाई है, बहन है, नाना है, नानी है, एवरीवन इज देयर। लेकिन हर घर का कुछ रूल होता है, राइट, घर को कैसे चलाना है, घर में एक बॉस होते हैं, है ना, जैसे कि लेट अस सपोज मेरे घर की बॉस मान लेते मेरी मम्मी है, राइट, तो आप लोगों के घर में भी होंगी, कोई मम्मी, किसी के यहाँ मम्मी होंगी तो किसी के यहाँ दादा होंगे, तो किसी के यहाँ दादी होंगी, तो किसी के यहाँ पापा होंगे, है ना, एवरीवन होंगे, कोई एक होगा, राइट, जो घर को कंट्रोल करके रख रहा है ना, कि ये ऐसा होना है, ये इस घर में रहने के लिए ऐसा करना है, रूल्स होंगे, यानी घर का बॉस कोई तो है, घर का बॉस। और अगर एक बात समझ लो, अगर घर में कोई बॉस नहीं होगा इन केस, तो समझ लो जो सिस्टम्स चल रहा है ना वो सब स्कैटर्ड हो जाएगा, वो सब शैटर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने लोग होंगे सब कहेंगे आई एम द बॉस। मतलब समझ लो तुम्हारे घर में पापा बॉस है, या पापा मम्मी दोनों बॉस हैं, तुम लोग दो भाई बहन हो। अब मम्मी पापा बॉस नहीं रहे तो अब दो भाई बहन दोनों को, वो कहेगा मैं बॉस, वो कहेगा मैं बॉस। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए घर के एक बॉस, और उस बॉस का नाम क्या है, न्यूक्लियस। उस बॉस का नाम क्या है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये न्यूक्लियस पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करके रखता है। कोई भी काम करना है, सेल के अंदर कौन सा काम होना है, कब होना है, कौन करेगा, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन कौन बताता है, ये सारा का सारा आइडिया कौन देता है, सेल देता, न्यूक्लियस देता है। क्लियर हो गया? सो राइट डाउन अबाउट द न्यूक्लियस। लिखो न्यूक्लियस हेल्प टू, ऐसे लिखना, न्यूक्लियस इज द बॉस ऑफ द सेल। मैं एकदम आम सा लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। न्यूक्लियस इज द बॉस। कौन है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस बॉस है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्लियर हो गया मेरा, ये क्लियर हो गया मेरा। अब इसका क्या काम है? मतलब समझ लो कि न्यूक्लियस समझ में आ गया मैम, न्यूक्लियस बॉस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी समझ में आ गया मैम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड करके रख रहा होता है सेल को। तो अब सेल में कुछ समझो इस प्रकार से कि सेल के अंदर एक्टिविटी भी तो होनी है। सेल को क्यों बनाया गया? बेसिक फंक्शन कहा गया है ना, मतलब सेल के अंदर सारे काम हो रहे होंगे। वो सारे के सारे काम कैसे होंगे? कोई करेगा ना, वो काम कहाँ होगा? वो सारा का मतलब न्यूक्लियस ने कोई आइडिया दिया ये काम करना है, तो वो काम होगा कहाँ? तो मतलब वो काम होगा साइटोप्लाज्म में। मतलब सेल को एक्टिव रखने के लिए, सेल को जिंदा रखने के लिए जितना भी फंक्शन होता है वो सारा का सारा फंक्शन साइटोप्लाज्म में होता है। समझ में आ रहा है? सेल को जिंदा रखने के लिए जितना भी काम होता है वो सारा का सारा काम कौन कर रहा है? वो सारा का सारा काम साइटोप्लाज्म है। सो राइट डाउन अबाउट द थर्ड पॉइंट। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म को समझ लो ये वर्कर एरिया है, ये बॉस का ऑफिस है, ये बॉस का ऑफिस है। समझ लो न्यूक्लियस बॉस का ऑफिस है, बॉस है,
और ये साइटोप्लाज्म क्या है, वर्कर एरिया है, काम ऑफ। एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए, इंडस्ट्री का बाउंड्री बन गया। अब इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए काम भी तो करना होगा ना, काम कौन करेगा, वर्कर करेंगे, है ना। वर्कर कहाँ पाए जाएंगे, ऑफिस के बाहर जितना भी एरिया है इंडस्ट्री के अंदर। मतलब ये समझ लो इंडस्ट्री, ये है बॉस का ऑफिस, ये है बॉस का ऑफिस, ये है इंडस्ट्री। तो ये जितना एरिया ये क्या है, वर्क प्लेस है, यहाँ काम हो रहा होगा, है ना। ये तो बॉस यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारा बाउंड्री बन गया। तो ये वाला जो है इसको समझ लो, ये है साइटोप्लाज्म, वर्किंग एरिया जहाँ काम हो रहा है। क्यों, ताकि इंडस्ट्री को बड़ा बनाया जा सके, ताकि इंडस्ट्री जिस मकसद से सेटअप किया गया है वो मकसद को पूरा किया जा सके, राइट। सो राइट डाउन अबाउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पॉसेसिंग ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब जितना काम हो रहा है सब साइटोप्लाज्म के अंदर। सो राइट डाउन अबाउट द थर्ड, दैट इज द साइटोप्लाज्म। लिखो साइटोप्लाज्म पॉसेसिंग मेटाबॉलिक मशीनरी या साइटोप्लाज्म पॉसेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यहाँ तक आपका ये हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दिया। होप सो आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो डू कमेंट और मुझे बताओ कि मुझे समझ नहीं आया। और एक और बात, अगर एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को रीप्ले करो एंड देन फिर से देखो, शायद तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय।